नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक एवं त्यागपत्र, यानी किस तरीके से कंपनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है और कंपनी का अंकेक्षक किस तरीके से अपना त्यागपत्र देता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेम्युनरेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर भी कहते हैं। जिसमें हम लोग पहले जानते हैं कि कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक क्या है, यानी रेम्युनरेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर्स, जिसकी बात सेक्शन 142 में बताई गई है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी अंकेक्षक को पारिश्रमिक निम्न तरीके से दिया जाता है, जिसमें पहला है पारिश्रमिक तय करना, यानी पहले पारिश्रमिक तय कैसे की जाएगी इसकी बात हमें बताई गई है। कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कंपनी अंकेक्षक का पारिश्रमिक वार्षिक सामान्य सभा यानी एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग एजीएम भी कहते हैं, में या अन्य किसी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यानी जो भी कंपनी का ऑडिटर है उसका पारिश्रमिक यानी उसका रेम्युनरेशन सेक्शन 140 के अनुसार कंपनी का जब पहला एनुअल जनरल मीटिंग होगा तो उसमें निर्धारित किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रमिक संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जिसको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, उस फर्स्ट ऑडिटर का पारिश्रमिक यानी रेम्युनरेशन संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यदि संचालक मंडल ने उसको अपॉइंट किया है तो। दूसरा, पारिश्रमिक में सम्मिलित होने वाले व्यय, यानी कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के ऑडिटर को जो पारिश्रमिक दिए जाते हैं उसमें सम्मिलित हैं। पारिश्रमिक में सम्मिलित होने वाले व्यय में अंकेक्षक को दी जाने वाली फीस, कंपनी अंकेक्षण के संबंध में अंकेक्षक द्वारा किए गए व्यय तथा उसे दी गई सुविधा आदि शामिल किए जाते हैं। हालांकि अंकेक्षक के पारिश्रमिक में कंपनी के निवेदन पर अंकेक्षक द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के बदले भुगतान की गई राशि शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक से संबंधित, जहां पर कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण यानी किस तरीके से कंपनी के अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है, तय किया जाता है उसके पारिश्रमिक को, और उसके पारिश्रमिक में कौन कौन से व्यय होते हैं उसकी बात की गई है। अब हम बात करते हैं कंपनी अंकेक्षक का त्यागपत्र, यानी अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र, रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर्स। इसकी बात सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में की गई है। यदि अंकेक्षक त्यागपत्र देता है तो उसे त्यागपत्र की तिथि से 30 दिनों के अंदर कंपनी एवं रजिस्ट्रार के पास फॉर्म ADT 3 में विवरण दायर करना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कंपनी अंकेक्षक अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म का नाम है ADT 3, उसके द्वारा उसमें अपनी बातों को लिख करके भर करके 30 दिनों के अंदर कंपनी में और कंपनी का जो रजिस्ट्रार है दोनों के पास जमा करना होता है। यदि सरकारी कंपनी हो तो यह विवरण CAG यानी कैग के पास भी जमा की जानी चाहिए। यानी जो हमारे पास हमारे कंट्री में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है तो उसके पास भी, अगर कोई सरकारी कंपनी है तो उसके पास भी ADT 3 जमा करना होता है। इस विवरण में अंकेक्षक के त्यागपत्र देने का कारण एवं अन्य प्रासंगिक तथ्य दिए जाने चाहिए, यानी अंकेक्षक के द्वारा त्यागपत्र क्यों दिया जा रहा है इसकी बात बताई जाती है। यदि अंकेक्षक यह विवरण दायर नहीं करता है तो उसे न्यूनतम 50,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, जो 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अंकेक्षक जो है अगर किसी भी तरीके से यह स्टेटमेंट नहीं देता है ADT 3 में तो उसके ऊपर 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है और यह जुर्माना 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि अंकेक्षक का पारिश्रमिक क्या होता है और अंकेक्षक का त्यागपत्र कैसे दिया जाता है अंकेक्षक के द्वारा। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है ऑडिट से जुड़े हुए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर सही जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।